कासगंज का चंदन गुप्ता हत्याकांड, और इसमें सबसे बड़ा खुलासा ये कि एक्सक्लूसिव खबर है, चंदन गुप्ता मर्डर केस में बड़ा खुलासा। लखनऊ एनआईए कोर्ट के ऑर्डर कॉपी से यह खुलासा हुआ है। दरअसल ये एक्सपोज किया गया है कि अमेरिका और लंदन के एनजीओ के जरिए हत्यारों को कानूनी मदद दी गई। हत्यारों को बचाने के लिए विदेशों से मदद मिली। एनआईए कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश तक की गई। दरअसल इस हत्याकांड ने हिलाकर रख दिया है। कासगंज के चंदन गुप्ता हत्याकांड मामले में हाल ही में एनआईए कोर्ट ने 28 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, लेकिन परिवार खुश नहीं था, परिवार संतुष्ट नहीं था। इस मामले में जो खुलासा हुआ है वो हैरान करने वाला है। यह खुलासा हम आपको बताने जा रहे हैं। चंदन गुप्ता हत्याकांड के आरोपियों की कानूनी और पारिवारिक मदद करने के लिए विदेशी फंडिंग तक की गई। एनआईए विशेष कोर्ट ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है, जिसमें न्यूयॉर्क, लंदन और भारत से चलने वाले जो एनजीओ हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिया गया है। कानूनी सलाह के लिए विदेशों से फंड भी अर्जित किया गया। एनआईए कोर्ट ने अपने जजमेंट में इसका खुलासा किया है। कोर्ट ने इस फंडिंग के स्रोत यानी सोर्स क्या है और इसके उद्देश्यों को लेकर सवाल उठाए हैं। सरकार से जांच की सिफारिश की गई है। और चंदन गुप्ता के ये हालांकि हत्याकांड 2018 में हुआ था। चंदन गुप्ता के हत्यारों की मदद के लिए विदेशी मुस्लिम संगठनों से फंड आया, ये पैसा आया। जिन विदेशी एनजीओ को जिक्र किया गया है कोर्ट के ऑर्डर में, वो आपको बताते हैं कौन कौन से ये विदेशी फंडिंग हुई है। कोर्ट ऑर्डर में ये लिखा है कि न्यूयॉर्क के अलायंस फॉर जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी का नाम इसमें लिया गया है, और वॉशिंगटन के इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल एनजीओ ने फंड भारत भेजा है। लंदन के साउथ एशिया सॉलिडेरिटी ग्रुप ने भी आरोपियों को बचाने के लिए फंडिंग की है। तो इस हत्याकांड में क्या विदेशों से फंडिंग का हाथ है, विदेशी संगठनों का हाथ है? एक बड़ा सवाल यह है। विदेशों से हो रही फंडिंग पर तो हम आपको बता ही रहे, साथ ही भारत के एनजीओ भी आरोपियों को कानूनी मदद दे रहे थे। आपको बताते हैं विस्तार से क्या। मुंबई से संचालित एक एनजीओ है सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस। नई दिल्ली के एनजीओ पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, साथ ही नई दिल्ली का एक और एनजीओ है यूनाइटेड अगेंस्ट हेट ने भी कानूनी मदद की है। लखनऊ से संचालित रिहाई मंच ने भी आरोपियों की मदद की है। और जजमेंट कॉपी में खुलासा यह हुआ है कि बाकायदा इन एनजीओ के जरिए कुछ रिपोर्ट पेश की गई थी। कोर्ट ने यह माना है कि अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में एनजीओ जमीयत उलेमाए हिंद के लीगल सेल इंस्टीट्यूट का डाटा पेश किया। इसमें एनजीओ ने लिखा था कि उनकी पैरवी से साल 2019 से अब तक कुल 400 आरोपियों को कोर्ट से बरी करवाया गया है। इस पर कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की। फिर कोर्ट ने यह कहा कि ऐसी रिपोर्ट न्यायपालिका पर दबाव बनाने का काम करती है। और टीवी9 पर चंदन गुप्ता के पिता ने भी खुलासा किया है। कोर्ट में बाहरी लोग पहुंचते थे। सुशील गुप्ता कई बार दबाव बनाने की कोशिश करते थे। सुशील गुप्ता पर दबाव बनाया जाता था, ये उनके पिता ने आरोप लगाया है। कुछ बाहरी लोग भी आते थे और उनको प्रेशराइज करते थे। बहुत आया था, अपने ही कुछ जो हिंदू समाज के हैं, कुछ जयद्रथ हैं आया, लेकिन हम उस किसी के दबाव में नहीं झुके, क्योंकि हमें हमारा सिर्फ हमारे बेटे को न्याय मिलना चाहिए था। हम उसके लिए निरंतर लड़ते रहे और उन लोगों के दबाव से हम और मजबूत होते गए। कासगंज से केस भी आप लोगों ने ट्रांसफ़र कराया था एटा, और उसके पीछे भी क्या कहीं ना कहीं यही कारण थे कि जो आरोपी थे उन लोगों को बचाने के लिए इतने लोग, इतनी संस्थाएं लगी हुई थी कि आपको लगा कि शायद यहाँ पर जो सुनवाई है या कार्रवाई है वो ठीक तरीके से नहीं हो? हाँ, बिल्कुल यही बात थी, इसीलिए हमने यहाँ से ट्रांसफ़र कराया था, क्योंकि यहाँ संख्या में ये काफ़ी लोग पहुँच जाते थे। इधर हमको कोई वकील भी नहीं मिल रहा था बढ़िया, क्योंकि इसमें एक आरोपी मुनाजिर रफ़ी वकील था पेशे से, तो उसके भय के मारे कोई और दूसरा वकील खड़ा नहीं हो रहा। तो सुशील गुप्ता जो चंदन गुप्ता के पिता है, उनकी तरफ से यह आरोप लगाया गया कि बाहरी लोग दबाव बनाने की कोशिश करते थे। आरोपियों को कानूनी मदद पर एनआईए कोर्ट ने चिंता जाहिर करते हुए ये लिखा भी है कि जब भी कभी किसी आतंकी की गिरफ्तारी होती है, जब भी किसी देश विरोधी शख्स को कोर्ट में पेश किया जाता है, तो तमाम एनजीओ जो मुस्लिम हितों के पैरोकार हैं उन्हें कानूनी सहायता मुहैया करवाते हैं, जो संविधान के मूल भावना के अनुरूप नहीं है। ऐसे अवांछित तत्वों का मनोबल बढ़ता है। इस पर कोर्ट को सजग होकर रोक लगानी चाहिए।
कानूनी मदद पर कोर्ट के ऑर्डर कॉपी में लिखा है कि जब भी एनआईए कोर्ट में आतंकी गिरफ्तार कर लिया जाता है, देश के खिलाफ युद्ध जासूसी करने का आरोपी लाया जाता है, पहले से कुछ वकील उसे बचाने के लिए कोर्ट में मौजूद रहते हैं। इन वकीलों में अधिकतर ऐसे ही हैं जो किसी एनजीओ से जुड़े होते हैं, इसीलिए एनजीओ का हाथ हो सकता है। एनआईए कोर्ट के खुलासे के बाद चंदन गुप्ता के भाई विवेक गुप्ता ने क्या डिमांड की है, आपको सुनवाते हैं। भाई की हत्या के जो दोषी थे उनको एटीएस एनआईए कोर्ट लखनऊ ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी है और उनको जेल भेज दिया गया है। एनआईए कोर्ट के ऑर्डर में एक कृत्य सामने आया है कि इन लोगों की सहायता विदेशी एनजीओस कर रहे थे। अमेरिका, लंदन से, पाकिस्तान से वो संबंध रखते हैं और इनके लिए फंडिंग भी की गई थी, जिसके लिए एनआईए कोर्ट ने एक प्रतिलिपि भारत सरकार के गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी और उस पर हम चाहते हैं कि जांच हो, उसका सच सब लोगों के सामने आए। तो एनजीओ को लेकर एक बहुत बड़े खुलासे हुए हैं। देसी विदेशी एनजीओ पर सवाल भी कई उठ रहे हैं। अब आपको बताते हैं, कोर्ट ने कहा है कि इन एनजीओ के क्या हित हो सकते हैं, इन्हें फंडिंग कहां से हो रही है और इनके सामूहिक उद्देश्य क्या है। फैसले की एक कॉपी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रमुख सचिव को भेजने का आदेश देते हुए कोर्ट ने कहा कि इसकी जांच कर कार्रवाई की जाए। और अभिजीत हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए कासगंज से सीधा। एनआईए कोर्ट की तरफ से अभिजीत एक बहुत गहरी चिंता जाहिर की गई है। अब ये कौन कौन से ऐसे एनजीओ होंगे जो कि जांच की रडार पर आ जाएंगे, क्योंकि बड़ा खुलासा हुआ है, विदेशी फंडिंग भी हो रही थी, जो विदेशों में एनजीओ बैठे हुए हैं वो इस तरह से इस एक हत्याकांड में, कासगंज के हत्याकांड में फंडिंग कर रहे थे। देखिए निधि, कुल 7 ऐसे एनजीओ हैं जिनका जिक्र तो खुद एनआईए की कोर्ट का जो आदेश है उसमें है। उसके अलावा परिवार भी लगातार ये शंका जताता रहा है कि कहीं ना कहीं एक्सटर्नल हेल्प जो है आरोपियों को, एक्सटर्नल मदद जो है, बाहरी मदद जो है वो आरोपियों को मिलती रही, कानूनन मदद मिलती रही। क्योंकि उनके पिताजी से अभी हम बात कर रहे थे, उनका भी यही कहना था कि अपने बच्चे की हत्या में न्याय के लिए उन्हें इतना संघर्ष करना पड़ा, कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए उनके पास कोई संस्था इस तरह की सामने नहीं आई जो उनकी मदद कर सके, आर्थिक मदद कर सके, और अकेले ही वो परिवार जो है पूरी लड़ाई अपनी लेकर आगे बढ़ा। लेकिन वहीं अगर आरोपियों की बात करें तो जब यहां कासगंज कोर्ट में भी सुनवाई हो रही थी तो सैकड़ों की संख्या में लोग, हुजूम पूरा जुट जाता था, जिसमें बाहरी लोग भी शामिल होते थे, संस्थाओं के लोग भी शामिल होते थे और वो उनकी मदद करते थे। न केवल कानूनी मदद करते थे बल्कि उनके परिवार की भी मदद हो रही थी। इस तरह की बड़ी बात सामने आ रही है। अब इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद, आदेश की कॉपी आने के बाद इनको इस बात की जब जानकारी हुई तो परिवार पूरा आशंका में है। उन्हें इस बात का भय भी है कि आगे भी उन पर दबाव बनाने की कोशिश हो सकती है। बेशक सभी आरोपी जो है वो अब आजीवन कारावास के लिए जेल में है, लेकिन उसके अलावा उनको अब इस बात का भय सता रहा है कि बाहर भी इतने लोग बैठे हैं जो कि उनकी मदद के लिए तत्पर है। इस वक्त मैं चंदन गुप्ता के घर के अंदर ही मौजूद हूं और हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं उनके पिता सुशील गुप्ता। आपने कहा कि आपको इस बात की आशंका पहले से भी थी कि इनकी कहीं ना कहीं से मदद हो रही है, तभी इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कैसे आप ऐसा ये नहीं मालूम था कि ये कोई एनजीओ वगैरह इनकी मदद कर रहे हैं। ये तो मालूम था ये लोग आपस में शायद चंदा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो इतने इतने बड़े वकील खड़े कर रहे हैं और हर एक जगह इनको ये हमको दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब ये बताएं अदालत ने कहा है उस तब से हम भी अचंभित हैं और सही कहा है, क्योंकि इनके पास हम सोचते थे इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। ये इतने इतने बड़े वकील जो हम नहीं कर पाए, उन वकीलों को हमारी तो मदद सरकारी वकीलों ने बहुत की, लेकिन हम अपने लिए पर्सनल नहीं खड़े कर पाए इतने बड़े वकील किसी को। और ये बताएं लोग एक नहीं 17 वकील, 18 वकील इनके कोर्ट में खड़े रहते थे। हम तो वहाँ बैठते थे तो देखते थे कि पूरे दिन खड़े हुए हैं इनके वकील, हटते भी नहीं थे वहाँ से। आगे आप क्या मांग करते हैं इस पूरे मामले में, जब इतना बड़ा खुलासा हो गया है कि इतने बड़े संगठन और विदेशों से भी संचालित हो रहे जो एनजीओज हैं वो इनकी मदद के लिए तत्पर थे? आगे आपको क्या आशंका लगती है, क्या कार्रवाई? अब आगे तो डर थोड़ा और बढ़ गया है कि ये तो चलो जेल में है, लेकिन जो इनके और बाहरी लोग हैं वो कोई भी नुकसान ना पहुँचा दें हमारे लिए। और यही भारत सरकार से और केंद्र सरकार, राज्य सरकार से यही कहेंगे कि इसकी जांच हो और जांच में जो भी दोषी पाया जाए उनको बताएं सजा मिले।
बस इतना ही कहना चाहेंगे। अब थोड़ा सा मन थोड़ा व्यथित हो रहा है जब से ये हमने खबर सुनी है कि इनकी इतने लोग मदद कर रहे थे कि वे ट्रेन से, यूके से और बम्बई से या लखनऊ से, तो अब थोड़ा वैसा होने लगा है, क्योंकि बेटा, एक ही बेटा है हमारे पास, वो भी पैरवी के लिए आता है जाता है, तो उसकी भी सुरक्षा की भी चिंता लगी रहती है। अपनी तो चलो कोई बात नहीं है कि प्रभु ने जैसे भी रखेंगे वैसे रह लेंगे हम, लेकिन इसकी जांच तो होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए कि इन पर इतना पैसा कैसे आता है, कहाँ से आता है। आज देखिए हमारे पास तो कोई भी खड़ा भी नहीं हुआ, हमने अपनी कानूनी लड़ाई अपने दम पर लड़ी, सिर्फ इसलिए कि हमारे बेटे को बस न्याय मिल जाए, उसकी आत्मा को शांति मिल जाए। बिल्कुल। तो दूसरे बेटे के लिए जो सुरक्षा की मांग भी एक तरह से कहीं ना कहीं है, इनको भय भी इस बात का सता रहा है जब इतनी बड़ी बात मालूम चली है। लंबी कानूनी लड़ाई इस परिवार ने लड़ी है इंसाफ के लिए, और इस साल जब फैसला आया उसके बाद इतना बड़ा खुलासा कि बाहरी मदद किस तरीके से आरोपियों को, उनके परिवार को मिल रही थी, न केवल कानूनी रूप से बल्कि परिवार के लिए भी। उनके भाई भी इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं लाइव, उनसे भी बातचीत करेंगे। तमाम कानूनी लड़ाई आप यहां से लेकर लखनऊ तक लड़ते रहे, दिल्ली तक जाते रहे हैं, आपको कभी इस बात का डर सताता है कि जब एनआईए कोर्ट के का जो आदेश है उसी में इस बात का खुलासा हुआ है कि कितनी संस्थाएं, एनजीओज उनके मदद के लिए, हर तरह की मदद के लिए तैयार थे? जी, डर तो पहले भी था, अब भी है। अब बाद में पता चला है, एनआईए कोर्ट ने ऑर्डर में मेंशन किया है कि इनकी बाहरी लोगों से मदद हो रही थी, इसकी जांच होनी चाहिए। वो एक इसकी ऑर्डर की प्रतिलिपि गृह मंत्रालय भारत सरकार को भेजेंगे, और इस पर निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए, जो भी सच हो सामने आना चाहिए। हाल फिलहाल आपको कभी ऐसा लगा कि आप लोगों के ऊपर भी दबाव बनाने की कोशिश हो रही है, किसी ने आपको समझौता करने के लिए या फिर ज़्यादा कोर्ट में इसको प्रोसीड ना करने के लिए कभी दबाव बनाने की कोशिश की? उस इंसिडेंट के बारे में कुछ बताएं। कई बार दबाव बनाने की कोशिश करी, मेरे पास तो कोई नहीं आता था, पापा के पास आते थे। मेरे पास तो एक बार एक यहीं के धूपड़ जी हैं, उन्होंने बोला था कि इतने रुपए ले लो, कर लो, क्या करोगे केस बेस लड़के। तो मैंने कहा ठीक है, हम बताते हैं, करवाते हैं। और उन्हीं ने अपने साड़ू का लड़का फिर डिफेंस विटनेस में मुसलमानों की तरफ से पेश कर दिया था गवाही देने के लिए। फाइनेंशियल बैकअप, ये जो पैसे जो ऑफर हो रहे थे, आपको क्या लगा कि बातचीत करते रहिए। परिवार जो है चंदन गुप्ता का, वो बहुत ज्यादा परेशान है, व्यथित है, क्योंकि जब से खुलासा हुआ है एनआईए कोर्ट के जो ऑर्डर कॉपी है वो उसकी एक एक डिटेल हम आप तक पहुंचा रहे हैं, कैसे एनजीओज के माध्यम से, जो विदेशों में एनजीओ हैं, आरोपियों को फंडिंग हुई है, यूएस यूके तक पैसा आया है। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जो बिहार में बवाल मचा हुआ है। जी हाँ, पीके का अनशन और पुलिस का एक्शन। प्रशांत किशोर की बात हो रही है। पटना में धरने पर बैठे प्रशांत किशोर को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी मैदान में छात्रों के समर्थन में अनशन पर बैठे थे प्रशांत किशोर। 2 जनवरी से बीपीएससी छात्रों के समर्थन में धरना दे रहे थे प्रशांत किशोर, लेकिन इतना ज्यादा बवाल मचा कि पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया गया। अनशन पर लगातार बैठे हुए थे। पुलिस ने प्रशांत किशोर के कुछ समर्थकों को भी गिरफ्तार किया है। और प्रशांत किशोर के समर्थकों ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। 3:30 बजे भोर में सोए हुए लोगों पे लाठी चलाना, लात चलाना, और प्रशांत को मंच पर पुलिस के द्वारा फेस पे मारा गया, मतलब जानलेवा हमला करने की कोशिश है। वो पुलिस को सामने लाए जो वर्दी के भेष में क्रिमिनल का काम किया है। कोई प्रशांत कोई अपराधी काम कर रहे थे, बिहार के जनता के लिए इंसाफ मांग रहे थे, बीपीएससी छात्र के लिए जस्टिस मांग रहे थे। उनको क्या जरूरत इस चीज है, और जबरन इनको कैद करके लेके जा रहा है, ऐसे लेके जाया जा रहा है कोई अपराधी है। और मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि प्रशांत किशोर पर हाथ चलाना बिल्कुल, प्रशांत किशोर पर प्रशासन के द्वारा हाथ चलाना बिल्कुल निंदनीय है। ठीक है, इन्होंने किसी तरह गैर कानूनी काम नहीं किया, एक जगह पे उन्होंने सत्याग्रह का काम किया। इनके जुड़ाव से सरकार डर गई है, बिल्कुल पूरी तरह से मानसिक स्थिति नीतीश कुमार अपना खो चुके हैं। उन्होंने प्रशासन के द्वारा हाथ चलाया, बिल्कुल गलत बात है। और जिस वक्त धरना खत्म कराया जा रहा था उस वक्त वहीं मौजूद शख्स ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। प्रशांत सर का ये चश्मा देखिए, उठा करके फेंका गया। जब मैं बचाने के लिए गया तो उठा करके हमको इसमें चोट लगी है, इसमें चोट लगी है। इसके बाद जब मैं गया तो वो जो है गाली गलौज किया। इसके बाद जो है मेरा मोबाइल जो है छूट गया, तो मैं वो देखने के लिए गया तो जानकारी दी कि कहां लेके जा रहे हैं? नहीं, ये कुछ जानकारी नहीं दिया है।
और भूख हड़ताल पर बैठे जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उन्हें रात करीब 3:30 बजे जबरन उठा कर ले गई। साथ ही वहां मौजूद लोगों पर लाठीचार्ज भी हुआ है। प्रशांत किशोर 2 जनवरी से बिहार लोक सेवा आयोग में अनियमितताओं को लेकर, इरेगुलरिटीज को लेकर पटना के गांधी मैदान में प्रदर्शन कर रहे थे, अनशन पर थे। वहीं पटना पुलिस ने गांधी मैदान खाली अब करा दिया है, लेकिन गिरफ्तार भी कर लिया है पीके को। और पीके का धरना लेकिन प्रशासन ने अड़ंगा किया। ये जानकारी मिल रही है कि प्रशांत किशोर ने किसी भी तरह का इलाज कराने से मना कर दिया है अब, और अपना अनशन जारी रखा। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर 2 जनवरी से बीपीएससी में अनियमितताओं को लेकर पटना के गांधी मैदान में प्रदर्शन कर रहे थे। अब 6 जनवरी की आधी रात को उन्हें गिरफ्तार कर गांधी मैदान को खाली करा दिया गया है। उनके समर्थकों को भी हटा दिया गया है। और रुपेश हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमें लाइव ज्वाइन करें। रुपेश, जो समर्थक हैं प्रशांत किशोर के, वो ये कह रहे हैं कि जानबूझकर प्रशासन ने ये अड़ंगा लगाया है। छात्रों की मांगे तो मानी नहीं जा रही हैं, लेकिन साथ में जो उनका समर्थन कर रहे हैं उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल सिर्फ छात्रों का ही अब मामला नहीं रह गया था, क्योंकि प्रशांत किशोर ने यह आह्वान किया था कि सिर्फ बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं, ये सिर्फ उनकी समस्या नहीं है। अब बिहार की व्यवस्था और बिहार में जो शिक्षा के हालात हैं, उसमें व्यवस्था परिवर्तन को लेकर के उन्होंने सभी छात्रों का समर्थन मांगा था। लिहाजा कई अन्य छात्र, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र भी उनके समर्थन में वहाँ जुटने लगे थे। पटना पुलिस अल सुबह उनको वहाँ से उठा कर के ले गई। उनका टोपी वहीं रह गया, उनका चश्मा वहीं रह गया, उनका चप्पल वहीं रह गया। समर्थकों ने ये आरोप भी लगाया है कि पटना पुलिस ने उन्हें लाठियों से पीटा भी है। हालांकि पटना पुलिस का कहना है कि किसी के ऊपर लाठीचार्ज नहीं किया गया है, लेकिन वहां से उनको एम्बुलेंस से पटना एम्स लाया गया। पटना एम्स में जो एम्स के सूत्र हैं वो बतला रहे हैं कि वहां पर उनका ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर जैसे जो सामान्य चेकअप हैं वो कराया गया। हालांकि प्रशांत किशोर वहाँ अड़े हुए थे कि ना तो वो इलाज कराएंगे और ना ही अपना अनशन तोड़ेंगे। एम्स के बाहर बड़ी संख्या में उनके समर्थक इकट्ठा हो गए। लिहाजा वहाँ पर शुरुआती जाँच कराने के बाद पटना पुलिस ने फिर से अपनी रणनीति बदली और एम्बुलेंस में और बड़ी संख्या में, आप देखिए कि पुलिस का ये जो काफिला है, पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पिपलावा थाना है। ये नौबतपुर से जब आप आगे बढ़ेंगे पटना ग्रामीण इलाके में तो ये पिपलावा थाना है। पिपलावा थाने के पास उनके एम्बुलेंस को लाया गया था। इस रोड को ब्लॉक कर दिया गया। तमाम गाड़ियाँ जो उनके पीछे जो उनके समर्थकों की गाड़ियाँ चल रही थी, उनके मोबाइल जब्त कर लिए गए, उनके गाड़ियों की चाबियाँ ले ली गई और इसी थाने में रख लिया गया है। उनके समर्थक जो हैं उनको यहाँ पर हिरासत में रखा गया है। लेकिन इसके बाद आगे यहाँ से आगे उनको फिर से दूसरी गाड़ी में, जिस एम्बुलेंस से एम्स से लेकर के उनको यहाँ लाया गया था, उस एम्बुलेंस को यहीं छोड़ दिया गया। और इसके अलावा यहाँ से आगे उनकी गाड़ी को लेकर के किसी अज्ञात स्थान की तरफ, अभी किसी को पता ये नहीं है कि प्रशांत किशोर को कहाँ रखा गया है, कहाँ ले जाया गया है, लेकिन उनके समर्थकों को यहाँ पर आप देखिए कि हिरासत में यहाँ पर रखा गया है। ये जो पिपलावा थाना है, इसी पिपलावा थाने में उनको यहाँ पहले लाया गया था, लेकिन अब किसी को पता है कि कहाँ ले जाया गया है? जी ना, हम लोग यहाँ पर लास्ट हम लोग देखे कि हम लोग एम्बुलेंस के पीछे पीछे साथ में चल रहे थे और यहाँ पर ज़बरदस्ती हम लोग को रोक लिया गया। हम लोग को ज़बरदस्ती गाड़ियों से उतार ली गई, मोबाइल ले लिया गया, मोबाइल छीन लिया गया, गाड़ी की चाबी छीन ली गई। और सिर्फ लोग जब रुका था एम्बुलेंस तो यहाँ पर प्रशांत जी की हालत ठीक नहीं लग रही थी। हमारे कुछ समर्थक जाके बात करना चाह रहे थे कि 2 मिनट का समय दे दिया जाए कि उनका, क्योंकि सवेरे जो उन पर हाथ चला, उन पर लपड़ थप्पड़ हुई गांधी मैदान में, उसका क्या हालत है वो भी जानने नहीं दिया गया। हम लोग को यहाँ पर डिटेन कर लिया गया है और हम लोग को यहाँ पर हिरासत में रखा गया है। हिरासत में रखा गया है जी, यहाँ पर डिटेन किया गया हम लोगों को। हम लोग शांतिपूर्वक उनके साथ चल रहे थे, पता करना चाह रहे थे कि सर को कहाँ ले जाया जा रहा है, क्योंकि अपने नेता की फिक्र हम लोगों को होनी चाहिए, लेकिन प्रशासन के द्वारा नहीं बताया गया। तो हम लोग पीछे पीछे उनके चल रहे थे, तो यहाँ पर आकर एसपी साहब ने हम लोगों को रोका और कहा कि आप लोगों को यहीं पर रिटेन करना है। पटना से लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूर ये थाना है और यहाँ थाने से रखने के बाद से अब कोई सूचना मिल रही है कि बिहटा जो एएसआई अस्पताल है वहाँ पर लाया गया है। फिर उनको सीजीएम कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेशी के बाद से आगे की जो प्रक्रिया है, जो कानूनी कार्रवाई है वो की जा सकती है। आप देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में उनके समर्थक ग्रामीण भी यहाँ पर जुट गए हैं। कुछ तमाशाई भी इसमें हैं, चूँकि ये ग्रामीण इलाका है और इस सड़क को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। इस सड़क से यहाँ से आगे किसी को जाने की इजाजत नहीं है। रुपेश जानकारी दे रहे हैं
पिपलावा थाना पहले लाया गया था, लेकिन अभी प्रशांत किशोर कहाँ है ये अभी किसी को नहीं पता, ना समर्थकों को पता है, लेकिन उनकी मुश्किलें जरूर बढ़ सकती हैं। पुलिस जो है वो लीगल एक्शन लेगी प्रशांत किशोर के खिलाफ। आगे बढ़ते हैं, पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड की बात कर लेते हैं। इस पर एक्शन तेज हो गया है। मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी कामयाबी है, एसआईटी ने सुरेश चंद्राकर को हैदराबाद से गिरफ्तार किया। आज ही सुरेश चंद्राकर की कोर्ट में पेशी होगी। शुभम गुप्ता और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। शुभम, क्या जानकारी मिल रही है? हैदराबाद से गिरफ्तारी हुई है, यानी पुलिस हैदराबाद पुलिस के संपर्क में थी, अब कब पेशी होगी? देखिए निधि, 2 दिनों से जो मुख्य आरोपी है सुरेश चंद्राकर वो फरार था। इसको लेकर एसआईटी भी सरकार ने गठित की थी और आखिरकार आज हैदराबाद से इसे गिरफ्तार किया गया है। पुलिस से जो हमारी बातचीत हुई है, पुलिस ने कहा है कि हम जल्द ही इसे कोर्ट में, हो सकता है कि आज ही इस मुख्य आरोपी को पेश किया जाए और उसके बाद इसको लेकर रिमांड भी मांगी जाएगी। क्योंकि जो मुख्य ठेकेदार है वो यही है और इसी से विवाद चल रहा था पत्रकार मुकेश चंद्राकर का। जो 50 करोड़ की सड़क थी उससे 120 करोड़ का टेंडर कर दिया गया, इसको लेकर खबर की गई और फिर वो कैंसिल होता है और उसी के बाद मुकेश चंद्राकर को अपने घर पर बुलाते हैं ठेकेदार और उसके बाद उनकी बहुत ही बुरी तरह से हत्या कर दी जाती है। तो आज मुख्य आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद पुलिस रिमांड की मांग भी करेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुभम जानकारी देने के लिए। तो अब संभवतः आज ही ऐसा होगा कि पेशी कराई जाएगी आरोपी की और मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, इसी ने पूरी प्लानिंग रची थी मुकेश चंद्राकर हत्याकांड की। अपडेट आपको बता देते हैं, मुकेश चंद्राकर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से एक बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि बहुत चौंकाने वाला खुलासा यह है कि लिवर के 4 टुकड़े किए गए, 5 पसलियां मुकेश चंद्राकर की टूट गई, सिर में 15 फ्रैक्चर आए, गर्दन टूटी हुई मिली। डॉक्टरों ने कहा कि अपने 12 साल के करियर में ऐसी हत्या नहीं देखी जब पोस्टमार्टम किया जा रहा था। और आइए अब एक और मामला जो कि पटना में शिव साक्षात 500 साल पुराना राज सामने आ रहा है। पटना सिटी के सुल्तानगंज में जमीन के खुदाई के दौरान सालों पुराना शिव मंडप निकला है। जानकारी मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई, सभी भगवान शिव की आराधना करने लग गए, जयकारा लगाने लग गए। शिव मंडप 500 साल पुराना बताया जा रहा है। आपसी विवाद के कारण जमीन खाली पड़ी हुई थी। कोर्ट से मामला क्लियर होने के बाद यहां साफ सफाई की गई, कूड़े कचरे का ढेर लगा हुआ था। सफाई के बाद जब खुदाई के दौरान जमीन का देखा गया तो जमीन के नीचे से शिव मंडप मिला है और यही बात चौंकाती है। और क्या पूरा मामला क्या है, हुआ क्या है, आपको समझा देते हैं। पटना सिटी के सुल्तानगंज इलाके में खुदाई हुई। दरअसल खुदाई में सालों पुराना शिव मंडप निकला है। दावा है कि शिव मंडप करीब 500 साल पुराना बताया जा रहा है। शिव मंदिर मिला तो दर्शन के लिए भीड़ भी वहां जुट गई, लोग आने लग गए। भोले के जयकारों से पूरा इलाका भी गूंज उठा और मंदिर के दर्शन के लिए पहुंचे शिव भक्तों ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। सकते हैं कि यहाँ मठ में भगवान शिव जी का मंडप मिला है जो काफ़ी दिन, बहुत पुराना है। ये अभी कुछ दिन से यहाँ चल रहा था, अभी खुदाई का काम चल रहा है। प्रशासनिक मदद के, प्रशासन ने हमारी मदद किया, उसके हिसाब से खुदाई चल रहा है। ऐसा ये मंडप मिला है, हमारे शिव जी मिले हैं, शिवलिंग है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ऐसा बचपन से सुनते हैं कि यहाँ पे और भी 10-12 ऐसे मंडप होते हैं। आवाज शंकर भगवान का क्या बोल, आपके क्या कहना है इसमें? इस कहना है ये है कि बढ़िया से मंदिर फिर ओपनिंग हो, बढ़िया से बने, उन्हें मंदिर बढ़िया से बन जाए, इसीलिए। और हम लोग क्या और क्या चाहेंगे? जिस तरह ढका हुआ था, हाँ, उसको निकाल दिया जाए, बढ़िया से बना दिया जाए। तो शिव के भक्तों का और स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है, आपने सुना है। आखिर ये मंदिर सालों से बंद क्यों था, अब ये जानकारी आपको देते हैं। सुल्तानगंज इलाके में 2 बीघा का प्लॉट मौजूद है और प्लॉट पर दबंगों का अवैध रूप से अब तक कब्जा था। कोर्ट के जरिए जमीन कब्जा मुक्त कराया गया। कोर्ट के आदेश पर जमीन की खुदाई की गई तो शिव मंडप निकल आया और उसके बाद भोले के जयकारे लगने लग गए। शिव मंडप की विशेषता क्या है, आपको बताते हैं। इसमें क्या क्या है ये आपको बताते हैं। ये चिकने काले जो पत्थर होते हैं ये मंदिर से जुड़े हुए हैं। निर्माण में खास धातु के इस्तेमाल का दावा किया जा रहा है कि जब मंदिर बना होगा तब खास धातु का इस्तेमाल हुआ और मंडप में शिवलिंग और पदचिन्ह मौजूद हैं। तो ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। महाकुंभ में अब पहले शाही स्नान की तैयारियां शुरू हो गई हैं। संगम तट पर महाआरती का आयोजन किया गया है। रात में कुंभ मेला क्षेत्र रोशनी से नहाया हुआ दिखाई दिया।
तो ये विश्व का सबसे बड़ा मेला होता है, सबसे बड़ा मेला, आस्था का सैलाब यहाँ पर उमड़ता है। विश्व के सबसे बड़े धार्मिक मेले महाकुंभ में देश और दुनिया से तरह तरह के साधु संत आ रहे हैं। यहाँ आने वाले साधु संतों में कुछ ऐसे भी हठ योगी बाबा हैं जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं। ऐसे ही एक बाबा महाकाल गिरी मध्य प्रदेश से आकर महाकुंभ में धुनी रमा रहे हैं, जिन्होंने अपने संकल्प के लिए पिछले 9 सालों से अपने हाथ को उठाकर इसी तरह रखा हुआ है। महाकाल गिरी बाबा ने गौ रक्षा और धर्म रक्षा के लिए आजीवन संकल्प ले रखा है। बाबा ने पिछले 9 सालों से एक बार भी अपने हाथ को नीचे नहीं किया है, यही संकल्प है इनका। और महाकाल गिरी महाराज से बात की TV9 संवाददाता मनीष वर्मा ने। तो महाकुंभ की पहचान साधु संतों से ही होती है, लेकिन इसी महाकुंभ में कुछ ऐसे भी संत महात्माएं हैं जिनकी पहचान उनका अपना संकल्प है। ऐसे ही एक महाराज महाकाल गिरी हमारे साथ हैं जो पिछले 9 सालों से अपने हाथों को उठा कर रखा है। आखिर इसके पीछे कि इनका संकल्प क्या है, हमें जानेंगे महाराज से। महाराज जी, क्या संकल्प है कि पिछले 9 सालों से आपने अपने हाथों को उठा कर रखा है? ये हमारे जो दत्त भगवान थे, दत्तीय भगवान जो उनसे पुत्र था, दोनों हार की था, भगवान ने दोनों हार की था, तो हम तो नेपाल की एक हाथ से कर रहे हैं। गौ रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। कुत्तों का घर नहीं है, गौ का घर नहीं है, जीव जंतु का घर होना चाहिए, इंसान का घर बने, मेरे जीव जंतु का घर होना चाहिए, यही हम चाहते, यही हमारा उद्देश्य है। महाराज जी, बड़ी कठिन तपस्या है ये जो संकल्प भी आपने कर रखा है, तो मतलब कैसे करते हैं इसको पिछले 9 साल से? कर रहे हैं, जैसे गुरु महाराज की कृपा है, भजन कर रहे हैं और देख रहे हैं सब इंसान, भगवान भी देख रहे हैं। ये योग साधना है, हाथी योग भी आते हैं, उर्दू भाव में भी आते हैं, सही नहीं, तप में भी आते, तप करना सबकी बस की नहीं है। साधना करने त्याग में भी आते हैं, इसका त्याग दिया। तपस्या तो 12 साल की होती है, ये जीवन भर की तपस्या है, आवो जीवन की। जब तो जिएंगे, जब तो ऐसे ही रहेंगे हम। जी, क्या कोई रक्षा हो, भूमि की रक्षा हो, मेरे गौ को बचाओ। कुत्तों का घर बना, कुत्तों का घर नहीं, कुत्ते परेशान हो रहे, समस्या में है, तेन को तकलीफ आती, इन तकलीफ को देखो, सब भाई है, इनका अपने गौ को बचाओ, अपने भारत को बचाओ, तो वो गोबर कंडे का आप इसका उपाय ले पाओगे। और आगे बढ़ते हैं, खबरों में बात सियासत की कर लेते हैं। रमेश बिधूड़ी के बेतुके बिगड़े बोल के बाद सियासी घमासान मचा हुआ है। दरअसल चुनावों से पहले दिल्ली की जो सियासी लड़ाई है, इसमें तल्खी बढ़ती जा रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के पूर्व सांसद और उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी के विवादित बयानों से सियासी पारा इस वक्त दिल्ली में हाई है। प्रियंका गांधी को लेकर दिए बयान के बाद रमेश बिधूड़ी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी पर भी विवादित बयान दे दिया है। इतना ही नहीं, पहले तो वो अपने बयान के बचाव में खड़े थे, बवाल हुआ तो खेद जता दिया। आतिशी और प्रियंका गांधी पर दिए बयान के बाद दिल्ली की सियासत में घमासान मचा हुआ है। और सबसे पहले आपको सुनाते हैं रमेश बिधूड़ी ने सीएम आतिशी के बारे में क्या कह दिया। अरे ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी, अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है, यही मार्लिना के पिता और मां। अफजल गुरु जो पार्लियामेंट का दोषी था, जिन्होंने भारत के वीर नौजवानों को सुरक्षा में प्रहरी, देश के जवानों को हत्या करने के उग्रवादी दोषी अफजल गुरु के फांसी की माफी के लिए याचिका दी थी, तो मार्लिना की मां ने दी थी, मार्लिना के पिता ने दी थी। इसको जवाब देना है नहीं देना है, मैं पूछना चाहता हूं भाइयों बहनों। कालका जी से बीजेपी के प्रत्याशी हैं दिल्ली चुनावों में रमेश बिधूड़ी। उन्होंने सीएम आतिशी को लेकर ये विवादास्पद बयान दिया। अब सीएम आतिशी पर जो बयान आया, उसके बाद पूरी आम आदमी पार्टी रमेश बिधूड़ी समेत बीजेपी पर निशाना साध रही है। इसी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था है। रमेश बिधूड़ी जी की टिप्पणी ये दिखाती है कि भारतीय जनता पार्टी की क्या मानसिकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद, भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा प्रत्याशी महिलाओं के प्रति ये राय रखते हैं, तो कैसे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा देगी? देखिए, एक बहुत छोटे थे हम, 1992 में फिल्म आई थी,
उसमें कुलभूषण खरबंदा जो थे वो स्पोर्ट्स टीचर थे और वो कहते हैं जो जीता वही सिकंदर। तो चुनाव के जब रिजल्ट आएंगे तो पता चलेगा कौन किसका बाप है, बाकी तो ये सब चलता रहेगा। रमेश बिधूड़ी ने एक महिला मुख्यमंत्री के लिए अपशब्द बोले, बहुत ही अभद्र टिप्पणी की। अगर कुछ काम किया होता भाजपा ने तो शायद ये नहीं करना पड़ता, अपनी निम्न स्तर की राजनीति गाली गलौज पर नहीं उतरना पड़ता। सोचिए अगर एक महिला मुख्यमंत्री के खिलाफ भाजपा के नेता ऐसी भाषा यूज कर सकते हैं, तो अगर गलती से भी वो विधायक बन गया तो कैसे आम महिला के प्रति उसका व्यवहार होगा, क्या भाषा होगी, क्या रवैया रहेगा। तो आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर है रमेश बिधूड़ी पर और बीजेपी पर अरविंद केजरीवाल ने भी पलटवार किया है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी के नेताओं ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं। अब सीएम आतिशी जी को गंदी गंदी गालियां दी जा रही हैं, महिला सीएम का अपमान किया जा रहा है। ये अपमान जनता सहन नहीं करेगी। दिल्ली की सभी महिलाएं बीजेपी से इसका बदला लेंगी, ये कहना है अरविंद केजरीवाल का। अब आपको सुनवाते हैं आतिशी पर दिए विवादित बयान से पहले रमेश बिधूड़ी ने दरअसल प्रियंका गांधी को लेकर भी एक विवादित बयान दिया, जिसको लेकर बहुत ज्यादा कांग्रेस में बवाल है। कांग्रेस भी आपत्ति दर्ज कराती हुई दिखी। क्या कुछ प्रियंका गांधी को लेकर कहा था, आपको सुनवाते हैं। कालका जी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। तो ये रमेश बिधूड़ी का बयान था प्रियंका गांधी को लेकर। प्रियंका गांधी पर दिए बयान पर कांग्रेस ने रमेश बिधूड़ी पर पलटवार किया है। कांग्रेस ने क्या कहा है, सुनिए जरा। मैं यही कहना है कि उनके घर में भी बहू बेटियां होंगी तो कम से कम उनको देख लेते, ठीक है। तो ये किसी के भी उसके लिए निंदनीय है। ऐसे शोभनीय व्यक्ति को बीजेपी को सोचना चाहिए कि ऐसे आदमी को उनको पार्टी में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, ठीक है। ये बहुत ही निंदनीय है और हम पुरजोर इसकी भर्त्सना करते हैं। कि पूरे देश की महिलाओं के प्रति उन्होंने जो बातें बोली, प्रियंका जी के लिए बोली, तो ये पूरे देश की महिलाओं का अपमान है, जिसमें जो भी समाज के अंदर काम करने वाले लोग, खास करके मेंबर पार्लियामेंट और जिनका पूरा परिवार, बलिदानियों का परिवार, जिन्होंने इस देश के लिए पूरे परिवार के लोगों ने बलिदान दिया, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना, मैं समझता हूं कि भाजपा के लोग और भाजपा के जो उम्मीदवार हैं, निश्चित तौर से इन्होंने पूरे देश की महिलाओं का अपमान किया है। बीजेपी वस्तुतः महिला विरोधी है और इसका प्रमाण वो बार बार देते हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद और अब कालका जी दिल्ली में उनके विधायक उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी जी का प्रियंका गांधी जी के संदर्भ में दिया हुआ बयान न सिर्फ शर्मनाक है, बल्कि उनकी असली कुत्सित महिला विरोधी मानसिकता को दिखाता है। जिस आदमी ने सदन में खड़े होकर अपने साथी सांसद को गंदी गंदी गालियां दी हो और उसकी कोई सजा, उसका कोई खामियाजा ना भुगता हो, उससे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। लेकिन क्या इस घटिया भाषा, इस घटिया बयान के लिए बीजेपी की महिला नेत्रियां, महिला बाल विकास मंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और खुद प्रधानमंत्री जी कुछ बोलेंगे? और विवादित बयान पर जब बवाल बढ़ा तो रमेश बिधूड़ी ने खेद भी जता दिया। ये कहा कि किसी को अपमानित नहीं करना चाहता था, इस तरह के बयान पहले भी दिए जाते रहे हैं। मैं बहुत व्यथित हूँ इनके करैक्टर से, इनके चरित्र से, चाहे वो आतिशी हो और चाहे कांग्रेस हो। इस प्रकार के बयान पहले दिए जाते रहे हैं और किन्होंने दिए? लालू यादव जी ने बयान दिया, हेमा मालिनी जी के ऊपर दिया, मैंने उसका उसी संदर्भ में बोला था और उसी आधार पर कांग्रेस के साथ तो सरकार में मंत्री रहे, कांग्रेस चुप्पी साधी रही। नरेश बालियान आम आदमी पार्टी का विधायक है, 2024 में फिर उन्होंने ये बयान को दोहराया 2024 के चुनाव में, तो आतिशी की चुप्पी रही। लेकिन फिर भी अगर मेरे इस बयान से कोई व्यथित है, किसी को दुख पहुंचा है, तो मैं हृदय से इस बात के लिए अपने शब्द वापस लेते हुए खेद प्रकट करता हूं और इस बात के लिए मैं दुख प्रकट करता हूं कि अगर किसी को खेद पहुंचा हो। लेकिन इन लोगों को उंगली उठाने का कोई इस बात के लिए राइट अधिकार ही नहीं बनता है कि वो ऐसे बयानों की करे, तो पहले अपनी गिरबान में वो लोग झांके। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 3 गांव के नाम बदले गए। जी हां, सीएम मोहन यादव ने 3 गांव के नाम बदले हैं। ये बड़ा फैसला हुआ है। गजनी खेड़ा गांव का नाम चामुंडा माता नगरी किया गया है। जहांगीरपुरी गांव का नाम अब जगदीशपुर किया गया है। उज्जैन के मौलाना गांव का नाम अब विक्रम नगर हुआ है। सीएम मोहन यादव ने कहा है कि मौलाना लिखने पर हाथ रुक जाता है। अपने बलबूते पर प्राइवेट सेक्टर में
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का काम कहीं होता है तो मौलाना में होता है, वहां के अपनी उद्यमशीलता के बलबूते पर। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वहां जो मशीन नहीं मिलती है, यहां मशीन मिलती। इतना आनंद आता मौलाना गांव के अंदर, लेकिन नाम लिखो तो अटकता पेन। और जाने अनजाने इस प्रकार से कोई नाम किस कारण हुए मालूम नहीं, लेकिन इन नामों से जो अटकता है वो संशोधित करने वाली सरकार भी हमारी सरकार है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। एक और बड़ी खबर, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक ट्रूडो इसी हफ्ते इस्तीफा दे सकते हैं। बहुत ज्यादा अंतर्विरोध है सरकार में। पार्टी के सांसदों ने ट्रूडो पर इस्तीफे का दबाव बनाया है। ट्रूडो को लेकर लिबरल पार्टी में मतभेद दिखाई दे रहा है। वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने पिछले महीने इस्तीफा दिया था, उसके बाद बहुत ज्यादा बवाल मचा और ट्रूडो भी घेरे में आ गए। वित्त मंत्री ने ट्रूडो से मतभेद के चलते इस्तीफा दिया था। मनीष झा और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, ये विवाद बढ़ता जा रहा है, ये अंतर्विरोध ट्रूडो सरकार में है। अब सीधा जो उंगलियां उठ रही हैं वो जस्टिन ट्रूडो पर उठ रही हैं। क्या आज इसी हफ्ते इस्तीफा दे सकते हैं? देखिए निधि, अगले 48 घंटे में जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। लगभग ये तय हो गया है और साफ तौर पर यह है कि बुधवार को कनाडाई समय के अनुसार, यानी बृहस्पतिवार को ठीक इसी वक्त के आसपास अगर आप कहें तो लिबरल पार्टी की एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है, जिसमें ये तय किया जाएगा कि जस्टिन ट्रूडो को हटा दिया जाए। अब ट्रूडो ये चाहते हैं कि इससे पहले कि उन्हें हटाया जाए वो खुद ही इस्तीफा दे दें, ताकि उनकी जो रही सही इज्जत है वो बची जाए। और इसीलिए अगले 48 घंटे के भीतर कभी भी ये हो सकता है कि जस्टिन ट्रूडो अपने इस्तीफे का ऐलान कर दें और अपनी पार्टी से कहें कि वो अपनी पार्टी में नई लीडरशिप को आगे बढ़ाए। तो इस तरह से 2015 में जिस जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा की गद्दी को संभाला और उस समय एक बेहद उदारवादी नेता के तौर पर दुनिया भर में उनकी पहचान हुई, लेकिन बीते 9 साल के दरमियान जिस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए भारत और कनाडा के संबंध को सबसे खराब किया, भारत विरोध जस्टिन ट्रूडो को महंगा पड़ा और आखिरकार ये हालत हो गई है कि उनकी पार्टी ही अब उन्हें कान पकड़कर बाहर करने के लिए तैयार बैठी हुई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपको। अब मनीष बता रहे हैं कि अगले 48 घंटे बहुत मुश्किल भरे हैं जस्टिन ट्रूडो के लिए। अगले 48 घंटे में उनका इस्तीफा अपनी सरकार से सामने आ सकता है। लगातार ये अंतर्विरोध झेल रहे हैं जस्टिन ट्रूडो।